हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संडे को एम टी एस टी सी एल 2025 का क्वेश्चंस आप सबको मिल गया होगा। आपको बहुत लोगों ने अपने एग्जाम्स दिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम जीके के सेट वन या फिर सेट ए के जीएस के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस सॉल्व करने आए आज। इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो है जीके के जो हमारे 25 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। क्वेश्चन वन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन वन। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? ऑप्शंस: वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो आंसर्स करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर हम स्टेट्स की बात करें, अगर पूछा जाए भाई अरुणाचल प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो आपके आंसर्स होंगे असम एंड नागालैंड। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। और अगर किसी ने पूछा कि भाई अरुणाचल प्रदेश के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके नेबरिंग कंट्रीज है आपके भूटान, तिब्बत एंड म्यांमार। क्लियर है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, ये क्वेश्चन है। उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना? ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कि रिसेंटली रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे हमने सभी सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो वो कब था? 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी को ये स्टेटहुड डे मिला था। कब मिला था? 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, 1987 में। और ये 55 अमेंडमेंट में भी, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है अमेंडमेंट। क्लियर है? बस ये हमको याद रखना है कि 20 फरवरी 1987 को क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का जो टाइटल मिला था। ठीक है, स्टेटहुड हुआ था ये। ठीक, और हमें ये भी पता करना होगा इसी दिन, मतलब 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा स्टेट, उसको भी स्टेटहुड मिला था। तो आंसर होगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में ही क्या मिला था? स्टेटहुड डे, 54th अमेंडमेंट। ठीक है, तो मिजोरम को भी उसी दिन, तो अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम, इन दोनों को स्टेटहुड डे है वो सेम है, 20 फरवरी 1987 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, पंच सिद्धांतिका वॉज रिटन बाई, ऑप्शंस क्या है? वरामिहिर, आर्यभट्टा, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद। तो आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांतिका किसने लिखा था? तो आंसर होगा आपका वराहमिहिर। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका आंसर होगा वराहमिहिर ने लिखा था। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका जो है ना, ये वराहमिहिर ने लिखा था, और वराहमिहिर ने और भी कई सारे बुक्स लिखे थे। जैसे कि आपका एक हो गया बृहत संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में, एपीएसएसबी के दूसरे एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बृहत संहिता या फिर बृहत जातका, ये बुक्स भी लिखे थे उन्होंने। ठीक है, पंच सिद्धांतिका जो है ना, इसको इंग्लिश में फाइव
ट्रीटिसेस कहा जाता है, ठीक है, 5 ट्रीटिसेस कहा जाता है। इसमें ना आपका ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी है के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पंच सिद्धांत का मतलब पंच मतलब 5, तो 5 ट्रीटीज है जिसमें ग्रीक, इजिप्ट, रोमन, इंडियन, एस्ट्रोनॉमी इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमीज के बारे में लिखा हुआ है। तो वराहमिहिर वाज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वराहमिहिर वाज द कोर्ट मैथमेटिशियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि इनमें से वराहमिहिर किसके कोर्ट मैथमेटिशियन थे या एस्ट्रोनॉमर थे। तो आपको आंसर याद रहना होगा, तो आंसर होगा आपका गुप्ता 2, ठीक है, चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। द कैमन कल्चर and heritage museum has been established at which location in Arunachal Pradesh? Options: Limikeng, Segaon, Nukmadang और दिरांग। तो इनमें से कहां पर कैमेंग कल्चर और हेरिटेज म्यूजियम जो कि स्टैब्लिश हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी। नुकमाडोंग में आपका क्या हुआ था, कैमेंग कल्चर और हेरिटेज म्यूजियम ये बना है, स्टैब्लिश्ड हुआ है, क्लियर है। अभी मैं इसके थोड़ा सा एक दो डिटेल्स बता देता हूँ। ये नुकमाडंग ये कहाँ पर है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो कामेंग कल्चर और हेरिटेज म्यूजियम है ये क्या है, आपकी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका नुकमाडंग और ये वेस्ट कामेंग में है। और इंडियन आर्मी ने इस कल्चर को और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये म्यूजियम बनाया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मिशन अरुण हिमवीर इज कोलैबोरेशन बिटवीन विच 2 ऑर्गेनाइजेशन? अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड असम राइफल, अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, या फिर अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड आर्मी, ठीक है। तो ये मिशन अरुण हिमवीर ये किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके बनाया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आपको याद रखना है एक बात कि ये जो मिशन अरुण हिमवीर का मेन उद्देश्य क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोला गया है। तो इसमें क्या है कि इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर लोकल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब जो लोकल जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट तक इजीली एक्सेस मिल जाए और ताकि स्टेट का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर सके, ठीक है। तो मिशन अरुण हिमवीर का जो मेन टारगेट है वो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत इजीली पहुंच सके ताकि अरुणाचल का इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज हैं उसमें बढ़ोतरी हो, वो बेटर हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी भी अच्छी हो, ठीक है। इसीलिए ये मिशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और आईटीबीपी के फोर्स ने, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए क्वेश्चन है, इन विच फील्ड वॉज जुमदे योंगम गैमलिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड विद
दी पद्मश्री इन 2025? ऑप्शंस: लिटरेचर एंड एजुकेशन, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, आर्ट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सोशल वर्क। ठीक है, इनको सोशल वर्क में मिला है। क्लियर है? सोशल वर्क में मिला है। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, सोशल वर्क में किस में मिला है? जुमले यंगम गामलिन, जिनको पद्मश्री 2025 में मिला है, इनको सोशल वर्क में मिला है। और स्पेशली इन्होंने क्या है, जो वेस्ट सियांग जो है वहां पर उन्होंने जो ड्रग एडिक्शन जो केसेस थे उसमें उन्होंने उसको जो चेंजेस लाए, उनको ड्रग एडिक्शन केसेस उन्होंने वहां से कम किए हैं और रिहैबिलिटेशन का काम किया है। क्या है? रिहैबिलिटेशन। ड्रग जो एडिक्ट है उनका रिहैबिलिटेशन का काम किया है। इसी वजह से इनको क्या है, पद्मश्री 2025 में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। In India, National Voters Day is celebrated every year on November 22nd, January 25th, March 25th या फिर September 22nd। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन जनवरी 25th। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक्स में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल का थीम क्या था? तो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है आपका इस साल का जनवरी 25 नेशनल वोटर्स डे का थीम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोक सभा? ऑप्शंस: a person must be a citizen of India and not less than 30 years of age. Option B, a person must be a citizen of India and not less than 25 years of age. C, a person must be a citizen of India and not less than 21 years of age. या फिर ऑप्शन D, a person must be a citizen of India and not less than 18 years of age. ठीक है, तो अगर लोकसभा के बारे में बताया जाए तो लोकसभा में मिनिमम जो एज है वो है आपका 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स, तो आंसर होगा 25। लेकिन अगर राज्यसभा में पूछता, तो राज्यसभा के बारे में पूछता तो आंसर क्या होता? तब आंसर 30 ईयर्स ऑफ एज होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF is situated in options न्यू दिल्ली, लंदन, जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF ये कहां पर है? आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है? IMF का हेडक्वार्टर्स है। इसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम जान लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ये दोनों 1944 में बने थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अगर पूछा जाए कि IMF का एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो आंसर होगा क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। और अगर पूछे कि वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, तो आंसर होगा अजय बंगा। ये एक इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, इंडियन है, जो कि इनका नाम है अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं अभी।
ठीक, ओके। इससे रिलेटेड एक और चीज अगर आपको याद रखनी है वो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों बने थे। 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का क्या हुआ था, स्टैब्लिश्ड हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आईएमएफ का, तो अपने क्वेश्चन देख लिया कि आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, डीसी में है। ठीक है, तो अगर पूछ ले वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, तो वो भी ऑप्शन डी होगा, वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ऑप्शंस, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेसिडेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। नेक्स्ट, जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल इनकम टैक्सेस पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, जीडीपी क्या है भाई, जीडीपी क्या है, सबसे बड़ी बात है जीडीपी क्या है, ये एक कंट्री, विद इन ए कंट्री, उसकी जो बाउंड्री है ना, एक कंट्री का जो बाउंड्री है उसके अंदर उसके जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका टोटल, उसका सम अप कितने हो रहे हैं विद इन ए कंट्री। ठीक है, विद इन ए कंट्री, उसे कहते हैं हम जीडीपी। लेकिन अगर हम कहें विद इन ए कंट्री एंड आउटसाइड, जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या इंडियंस हैं जो आउटसाइड काम कर रहे हैं, तब आ जाएगा आंसर जीएनपी। ठीक है, वो जीएनपी होगा। लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीडीपी पूछा गया है ना, जीडीपी, तो जीडीपी क्या है, विद इन ए कंट्री। ठीक है, और उसके फाइनल प्रोडक्ट्स, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक साल में कितना उसका इनकम हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो जीएनपी, अगर जीएनपी पूछता तो ऑप्शन बी होता। क्लियर, नेक्स्ट में चले। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शंस कॉपर एंड गोल्ड, नेक्स्ट लेड एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लेड एंड जिंक, और ऑप्शन डी क्या है, लेड एंड टिन। तो क्या होगा आंसर, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन ऑप्शन डी लेड एंड टिन। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन डी किया है वो आंसर करेक्ट है, लेड एंड टिन। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। ओके, फॉर, एक मिनट, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन डेविड बेकर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024? डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कंप्यूटेशनल, प्रोटीन डिजाइन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन मतलब आंसर्स करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेविड बेकर को, मतलब एक्चुअली में जो नोबेल प्राइज है वो केमिस्ट्री में 2024 में 3 लोगों को मिला है ना, 3 लोगों को मिला है, तो नाम याद रखना जरूरी है। तो एक है आपके देमिस हर्शबिस, ठीक है, और एक को मिला, और एक थे जॉन जंपर। ठीक है, जॉन जंपर, ये दोनों भी थे। ठीक, इनको किस लिए मिला है, इनको अगर पूछा किस लिए मिला है तो इनको मिला था प्रोटीन
जो स्ट्रक्चर है, प्रेडिक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के मिला है। तो ये एक थे, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नंबर 2 जॉन जंपर, इन्होंने भी मिला है, ठीक है। और एक जो थे वो थे डेविड बेकर, ठीक है, डेविड बेकर को भी क्या मिला है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। अब क्वेश्चन ये है कौन से फील्ड में उन्होंने क्या किया था, मतलब फील्ड तो केमिस्ट्री है लेकिन किस किस में उनका क्या टॉपिक था, तो टॉपिक था उनका कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है। तो 3 लोगों को मिला है, देमिस हसाबिस, जॉन जंपर और डेविड बेकर। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए मिला है केमिस्ट्री में नोबेल 2024, और डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में मिला है, ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में मिला है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके चलिए, विच क्रिकेट टीम वन रणजी ट्रॉफी सीजन्स 2023-24? ऑप्शंस मुंबई, सौराष्ट्र, विदर्भ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर होगा आपका मुंबई जीता था 2023-24 का रणजी ट्रॉफी। और किसके साथ हुआ था, मुंबई वर्सेस विदर्भ हुआ था, जिसमें मुंबई रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India from the options Gulf of Khambat in the west to Sikkim in the east, Run of Kutch in the west and Mizoram in the east, Mumbai in the west to Mizoram in the east, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ना, वो टोटल 8 स्टेट से गुजरता है, टोटल 8 स्टेट से। कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। टोटल 8 स्टेट से गुजरा है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस हुए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखिए सिक्किम तो है नहीं, तो ये पहले ही गलत है। यहाँ पर मिजोरम है, हाँ मिजोरम भी है, और 2 जगह मिजोरम है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र कहीं पर है क्या 8 स्टेट्स में ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होगा रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, और मिजोरम में भी हमने लिखा यहाँ पर देखिए, तो आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th session of Conference of Parties COP 29 to the UN Framework Convention on Climate Change was held at Dubai UAE, बाकू अजरबैजान, न्यू दिल्ली इंडिया, बर्लिन जर्मनी। क्या आंसर होगा, तो 29 जो सेशन था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, क्लियर, बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement is about the barter system in economics is true? Options: it is a trade in which goods are exchanged with the use of cryptocurrencies. Option B: it is trade in which goods are exchanged with the use of money. Option C: it is the trade in which goods are exchanged without the use of money. और ऑप्शन डी: दिस सिस्टम कैन ओनली बी यूज्ड इन मॉडर्न सिस्टम। देखिए बार्टर जो सिस्टम था ना, वो क्या था, लेन देन, एक्सचेंज ऑफर था, जिसमें क्या है कि सपोज आपका आपका 10 kg जो है वो राइस है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपने क्या लिया, एक गोट आपने लिया, ठीक है। तो आपने कहा मुझे गोट चाहिए, तो गोट लेने के लिए आपने क्या 10 kg राइस लिया, 10 kg 10 kg राइस अगेंस्ट अ गोट, ठीक है, गोट लेना है आपको, तो उसका जो प्राइस है वो है 10 kg राइस। तो इसका मतलब इसमें ना
मनी का कोई यूज नहीं है, इसमें मटेरियल का यूज है। 10 kg राइस एक मटेरियल, और गोट भी, मतलब वो है ना, मनी नहीं है, मटेरियल है, लिविंग नॉन लिविंग जो भी हो। तो इन सब चीजों का यूज होता था बार्टर सिस्टम में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर क्या होगा इट इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, सॉरी एक्सचेंज, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। क्लियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, CNR राव और APJ अब्दुल कलाम। तो आंसर क्या होगा? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आंसर होगा होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली इन बायोगैस? ऑप्शंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए बायोगैस में ना मेनली दो गैसेस हैं, एक है CO2 और एक है प्लस मीथेन। ठीक है, ये दो हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बायो ऑप्शंस में देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, CO2 नहीं है, C है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी वजह से CO के वजह से हम इसको ऑप्शंस नहीं एज्यूम कर सकते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा मीथेन। ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया? ध्यानचंद अवार्ड, द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है स्पोर्टिंग में, स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट वो मिल जाता है आपको द ध्यानचंद अवार्ड में। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड में मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया is strongly influenced by ocean currents, ऑप्शन बी ट्रेड विंड्स, ऑप्शन सी वेस्टर्लीज, या ऑप्शन डी मॉनसून विंड्स। तो हमारी जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो मॉनसून विंड पे ज़्यादा उनकी इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड होती है। ठीक है, तो आंसर होगा मॉनसून विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? द अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन अपॉइंट करता है? तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं कौन? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, 76 आर्टिकल में, ठीक है, 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का क्या है, ये उल्लेख है। ठीक है, मेंशन्ड है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है? ये हाईएस्ट क्या है, लॉ ऑफिसर है। ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ओके ओके, तो आप लोग मुझे बताइए कि भाई अटॉर्नी जनरल, इंडिया के अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? ये क्वेश्चन है कि इंडिया का अटॉर्नी जनरल अभी कौन है, तो वो मुझे आप बताइए। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में चले। The Constitution of India provides for how many members to be nominated by the President to the Rajya Sabha? 18 members, 13 members, 12 members, none of the above. तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने को नॉमिनेट कर सकता है? तो आंसर होगा 12 मेंबर्स। ठीक है, तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए 12 मेंबर्स
आपको फील्ड पूछ सकता है, तो फील्ड अगर पूछे तो आप बताइए आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ऐसे फील्ड में जो डिस्टिंग्विश्ड फेमस जो पर्सनालिटीज हैं, इन फील्ड से, ऐसे फील्ड से 12 लोगों को चुन सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, ये और ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, आर्टिकल 80 में ये मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, चलिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of parliament? Options: आर्टिकल 356, आर्टिकल 72, आर्टिकल 343 या फिर आर्टिकल 123। तो आंसर क्या होगा भाई? क्या है? ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है पहले हम जान लेते हैं थोड़ा। ऑर्डिनेंस क्या है दोस्तों? ये ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑर्डिनेंस एक ऐसी पावर है जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अर्जेंट नीड है, तब जाके क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस यूज करके ना कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकता है, कोई डिसीजन वो ले सकता है। ये है आपका ठीक है, तो ये आप ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, ये वाला, तो ये होती है ऑर्डिनेंस पावर। तो अब क्वेश्चन आ जाता है भाई, किस ऑर्डिनेंस पावर जो है वो किसका, किस आर्टिकल में है? तो आंसर होगा भाई आर्टिकल 123 में है। ठीक है, आर्टिकल 123 में है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, आप उसको भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, देखिए अभी आर्टिकल 123 जो है वो आपका प्रेसिडेंट वाला ऑर्डिनेंस हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर, तो गवर्नर का भी होता है उनका आर्टिकल, तो आंसर होगा 213, आर्टिकल 213। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि भाई ये आर्टिकल 72 क्या है? ये 72 क्या है? ये पार्डनिंग पावर है, ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन फिर पूछ लिया कि पार्डनिंग पावर तो है, ठीक है, लेकिन गवर्नर का भी तो पार्डनिंग पावर है, वो कौन से आर्टिकल में है? तब आप बोलेंगे आर्टिकल 161 में है, आर्टिकल 161 में है। ठीक है, 356 तो आपका स्टेट इमरजेंसी हो गया ना, वो वाला। ठीक है, और 343 जो है वो है आपका देवनागरी। ठीक है, हिंदी इन देवनागरी, ये देवनागरी वाला स्क्रिप्ट, देवनागरी ऑफिशियल ऐसे लैंग्वेजेस में वो आपका जो 8th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, देवनागरी वो स्क्रिप्ट उसमें है, हिंदी इंग्लिश है ना, यूनियन का स्टेट लैंग्वेज है। चलिए, सॉरी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? ऑप्शंस: तवांग, पपम पड़े, दिवंग वैली, नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? दिवांग वैली। ठीक है, दिवांग वैली जो है वो अरुणाचल का लोएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ में लोएस्ट डेंसिटी भी है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन ऑप्शंस: जनवरी 1 2018, जनवरी 1 2022, जनवरी 1 2015 या फिर जनवरी 1 2014। तो नीति आयोग जो है वो उसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जनवरी 1 2015। अब इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखिए। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया कि भाई नीति आयोग, तो आपको आंसर पता चल गया है कि आंसर सी है, जनवरी 1 2015। बट इसका जो प्रीवियस जो नेम है, तो इसका नाम होगा नेशनल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन नाम है। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। जो आपने ना नेशनल प्लानिंग कमीशन 1950, ठीक है, 15 मार्च, सॉरी एम कैपिटल होगा, 15 मार्च 1915। तो ये नेशनल कमीशन प्लानिंग कमीशन जो है वो प्रीवियस नेम ऑफ नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग का प्रीवियस नेम है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये है उसका प्रीवियस नेम। और नेशनल प्लानिंग कमीशन क्या काम था? वो था आपका 5 ईयर प्लान। ठीक है,
जो आपका 5 ईयर प्लान था उसका वो क्या बनाता था, ठीक है, वो ड्राफ्ट बनाता था, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट बनाता था। बाद में नेशनल प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन थर्मल पावर प्लांट फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें थर्मल जो पावर प्लांट है ना उसमें फ्यूल बर्न होता है, तो पहले क्या होता है, पहले आपका हीट प्रोड्यूस होगा। हीट जैसी प्रोड्यूस होता है उसके बाद स्टीम बनता है। इसी स्टीम जो है वो टर्बाइन में जाएगा और टर्बाइन घूमेगा। टर्बाइन जैसे ही घूमेगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, और इन 25 क्वेश्चंस को हमने कोशिश किया इसको सॉल्व करने का, और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर जितना हो सके हमने दिया, ठीक है। अभी क्या है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में अदर्स एग्जाम्स के अगर जो भी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उनको कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आपको हेल्प हो सके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम दूसरे जो एग्जाम्स के उसके भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे।